आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 5, आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व 18वीं शताब्दी का जो हमारा विश्व है वो चरवाहे चरवाहे चर का मतलब पशु चराना, वाहे का मतलब घूमना, पशु चराते हुए घूमना, अर्थात वो जनजातियां या वो जातियां या वो समुदाय जिनकी आजीविका पशुओं के चराने पे निर्भर करती है, उसके उत्पादों पे निर्भर करती है, उनको चरवाहे कहा जाता है। इस पाठ के अंतर्गत हम विश्व के भिन्न भिन्न भागों में फैले चरवाहों के बारे में जानेंगे। इसमें हम मुख्यतः एशिया महाद्वीप के देश भारत और अफ्रीका महाद्वीप के चरवाहा समुदायों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि चरवाहे जो लोग होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराते हुए घूमते हैं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। आज भी हम हमारे देश के बहुत से हिस्सों में ऐसे चरवाहा समुदायों को देख सकते हैं जो अपने पशुओं के झुंड के साथ, जिसको रेवड़ कहते हैं, क्या बोला जाता है, रेवड़, भेड़ बकरियों का जो चरवाहे अपने पशु चराने के लिए लेकर के जाते हैं तो वो कई समूह बना करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करते हैं। ये टोली भेड़ बकरियों की हो सकती है, ऊँटों की हो सकती है, गायों और भैंसों की हो सकती है। लेकिन यदि हम पाठ्यक्रम पर नज़र डालें या इतिहास पर नज़र डालें तो इन लोगों को इतिहास में बड़ी मुश्किल से जगह मिल पाती है। विरले ही इनको इतिहास में जगह मिल पाती है। इनको इतिहास में वो स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये लोग भी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। अर्थव्यवस्था का क्या है, ये हिस्सा है, क्योंकि ये लोग दूध और अन्य पशु उत्पाद बेच करके सामाजिक जीवन में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये लोग पशुओं का व्यापार भी करते हैं। ये लोग जो ज़मीन होती है उसकी उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जो मृदा होती है उसकी उपजाऊ शक्ति भी वो कैसे बनाते हैं कि जो पशुओं का मलमूत्र होता है, वो जब चरवाहे एक लंबे क्षेत्र में अपने पशुओं को लेकर के जाते हैं जिसमें वो चराई करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर वो मल और मूत्र जो करते हैं वो किस में मिल जाता है, भूमि में मिल जाता है, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत
चरवाहों की गतिविधियों और औपनिवेशिक शासन की शुरुआत के बाद उन चरवाहों की जीवन शैली को कैसे नियंत्रित किया गया, उस नियंत्रण से किस प्रकार उन चरवाहों ने अपने जीवन को बचाया, अपने जीवन के अंदर कौन से बदलाव किए, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आप, इस अध्याय में हम घुमंतु चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। और घुमंतु लोग वो होते हैं जो किसी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, रोजी रोटी के जुगाड़ में वो यहाँ से वहाँ घूमते हैं। चरवाहों की टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़, उनका झुंड होता है। उनके पास ऊंट या अन्य मवेशी भी होते हैं। अन्य मवेशी के अंदर गायें हैं, घोड़ा है, भैंस है, इनको भी अपने साथ रखते हैं। चरवाहों को इतिहास की जो पुस्तकें होती है उनके अंदर स्थान क्या है, बहुत कम मिलता है, विरले ही मिलता है इनको। मैं अभी बात कर रहा था आपसे, जो मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपसे यहाँ की है थोड़ी सी। फिर चाहे इतिहास की कक्षा हो या फिर अर्थशास्त्र की, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। या फिर हमें जो कारीगर होते हैं, बढ़ई है, स्वर्णकार है, लोहार है, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन चरवाहों के बारे में हमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने और लिखने को नहीं मिलता। तो हमें यूँ लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ना हो। और अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है, उनको आज की दुनिया में कोई भी जगह नहीं है और उनका दौर समाप्त हो गया है। लेकिन इस अध्याय में हम भारत, अफ्रीका जैसे समाजों में जो चरवाई है उसका कितना महत्व है और उपनिवेशवाद के बाद उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ा, और इन समुदायों ने सामाजिक जो दबाव था आधुनिक समाज का, उसका किस तरीके से सामना किया, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स यहाँ आता है वो है घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। तो सबसे पहले हम पहाड़ी क्षेत्र, किसके चरवाहों के बारे में जानेंगे, पहाड़ी क्षेत्र। और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर से। कहाँ से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर जो एक समुदाय रहता था चरवाहों का, उसको बोला जाता था गुज्जर बकरवाल। इम्पोर्टेंट पर्सन है, बहुत बार एक नंबर में पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहा समुदायों को किस नाम से जाना जाता था। उसके बाद सेकंड पर्सन यहाँ क्रिएट होता है कि जो गुज्जर बकरवाल है वो समुदाय अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो हम बात करते हैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्र का जो भाग होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ मैं एक पहाड़ बना रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है नीचे का इसको तलहटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलहटी। और ये जो ऊपरी भाग है जिसके अंदर ऊंची ऊंची चोटियां होती है, इसको क्या बोला जाता है, उच्च पहाड़ी क्षेत्र। उच्च पहाड़ी क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं। तो ये जो दोनों क्षेत्र है, उच्च पहाड़ी क्षेत्र और तलहटी क्षेत्र, ये दोनों इस क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों की आवाजाही का स्रोत हैं। कैसे है, दो प्रकार की जो महत्वपूर्ण ऋतुएं आती हैं,
ग्रीष्म व सर्दी की ऋतु। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां की बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। वहां की बर्फ क्या हो जाएगी? पिघलनी शुरू हो जाएगी। और जो ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है उसके ऊपर घास उगनी शुरू हो जाएगी। इसके कारण जब बर्फ पिघलेगी तो पहाड़ियों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई होती है वो पिघल जाती है और सतल भाग निकल आता है। क्या निकल आता है? सतल भाग। और धीरे धीरे गर्म जलवायु के कारण वहां घास उगाती है। और जो चरवाहे सर्दी ऋतु में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर तलहटी में आ गए थे, क्यों आ गए थे वो? क्योंकि सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है और वहां अत्यधिक ठंड हो जाती है और ना ही चरवाहे और ना ही जो पशु है इतनी ठंड को बर्दाश्त कर पाते हैं और वहाँ की हरियाली भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो उस समय जो तलहटी होती है उसके अंदर घास के मैदान होते हैं तो वहाँ पर उन्हें सर्दी से भी निजात मिल जाती है और उनके जो पशु होते हैं उनको घास मिल जाती है। ऐसे ही जैसे मौसम परिवर्तित होता है, जब सर्दी ऋतु खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु जब शुरू हो जाती है तब तलहटी के अंदर तापमान बढ़ जाता है और पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर तापमान कम हो जाता है और वहाँ मौसम भी क्या रहता है? ठंडा। और जलवायु इतनी अनुकूल होती है कि वहाँ पर घास उगना भी क्या हो जाता है? शुरू। और पूरी सर्दी ऋतु के अंदर क्या करने के बाद तलहटी का जो क्षेत्र है उसमें समय बिताने के बाद वहाँ की जो घास होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये वापस कहाँ चले जाते हैं? उच्च क्षेत्रों की ओर। इस प्रकार इनकी गतिविधि चलती रहती है। तो ये जो दिशा है वो दो बार बदलती है, एक बार गर्मी के ऋतु में और एक बार सर्दी की ऋतु में। तो उनके दो प्रकार के चरवाहों की जो है क्षेत्र बन जाते हैं, एक सर्दियों का और एक गर्मियों का। ये देखिए आप, गुज्जर बकरवाल जो समुदाय हैं वो लोग क्या पालते हैं? भेड़ और बकरियां और उनके रेवड़ रखते हैं। और ये अधिकतर मवेशियों की चरगाह की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीता वो यहीं के होके रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसके अनुसार होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सर्दी और गर्मी के हिसाब से चरवाहे अपना स्थान बदलते हो। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ कब बदला जाता है? सर्दी और जो वर्षा ऋतु होती है उसके अनुसार भी बदला जाता है। जाड़ों में ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती हैं और शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर क्या करते हैं? ये डेरा डाल देते हैं। क्योंकि हमने 9th क्लास की जो भूगोल की पुस्तक थी उसमें ये पढ़ा था कि हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है और सबसे दक्षिण का जो भाग है उसे शिवालिक कहा जाता है। तो वहाँ पर घाटियाँ हैं। यहाँ जो उनको चारा मिलता है, चाहे वो सूखी झाड़ियाँ ही हो, उनके जानवरों को चारा के रूप में उपयोग की जाती है। और अप्रैल के अंत में वे उत्तर की दिशा में जाने लगते हैं। वो फिर कहाँ होता है? गर्मी की चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई जो परिवार है वो काफिला बना करके आगे जाते हैं और वो पीर पंजाल के जो दर्रे इनको पार करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? कश्मीर की घाटी में। और जैसे ही गर्मी शुरू होती है जमी हुई बर्फ़ पिघलने लगती है और चारों ओर क्या छा जाती है? हरियाली। और इनमें उगने वाली तरह तरह की जो घास होती है वो मवेशियों का पेट भरने के लिए सेहतमंद खुराक का काम करती है। उसके बाद में सितंबर के अंत में फिर ये अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं और वापस जाड़ों वाले ठिकानों की तरफ नीचे आ जाते हैं।
क्योंकि अब क्या होता है, वो समय आ जाता है जब चोटियाँ जो होती हैं वो किससे ढकनी शुरू हो जाती है, बर्फ़ से ढकना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मौसमी उतार चढ़ाव के अनुसार ही ये लोग काम करते हैं। यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं दो क्षेत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है चरवाहों के लिए। तो ये भी देखिए, गर्मी और सर्दी के हिसाब से अपनी चारागाहें बदलते हैं। वो भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते हैं, और जब अप्रैल आता है तो उत्तर की तरफ ऊपर बढ़ जाते हैं। और पूरी गर्मियाँ कहाँ बिताते हैं? लाहौल और स्पीति में, ठंडा क्षेत्र है ये। जब बर्फ़ पिघलती है और ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं, क्योंकि जब सर्दी पड़ती है तो पहाड़ियों के जो दर्रे हैं वो भी बर्फ़ से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, और उन्हें आवाज आने आने पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने का रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इस गर्मी के मौसम के दौरान वो खुल जाता है। सितंबर में वो दोबारा वापस चल पड़ते हैं, और वापसी में वो क्या करते हैं, लाहौल और जो स्पीति है, ये देखिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। ये ऊन उतारने के बाद ये जो सारी आपको दिखाई दे रही हैं ये भेड़ें, ये यहाँ किस लिए इकट्ठी की गई हैं? ऊन उतारने के लिए इकट्ठी की गई हैं। जब ये वापस जब बढ़ते हैं तो लाहौर और स्पीति के जो गांव होते हैं वहाँ भी वो कुछ समय के लिए क्या होते हैं, रुक जाते हैं। उसका रीज़न मैंने बताया था कि ये ऊन उतारते हैं। फिर वहाँ पर क्या उतारते हैं? ये भेड़े जो हैं वो ऊन जो है अपनी क्या कर लेती हैं, शरीर के ऊपर पूरी इनकी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो इस जगह पे दो महत्वपूर्ण स्थान, एक तो होता है भाबर। भाबर होता है जब नदियाँ पर्वत से निकल कर के पर्वतीय तलहटी के अंदर आकर के मैदान में प्रवेश करती है, तो अपने साथ लाए हुए कंकड़ों को वहाँ जमा कर देती है, और एक नमी वाला क्षेत्र वहाँ बन जाता है, और उस नमी वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भाबर बोला जाता है। और उन्हीं भाबरों के पास कुछ ऐसे मैदान भी विकसित हो जाते हैं जो उस समय गर्मियों में हरी भरी घास से लदे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? बुग्याल। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये दोनों, कई बार पूछा जाता है। देखिए नए शब्द में भी इनको जगह दी गई है। गर्मी सर्दी के हिसाब से ये लोग भी क्या करते हैं, अपनी चरवाहों को बदलते हैं। हिमालय पर्वत में रहने वाले बहुत से जो चरवाहा समुदायों में हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और भी कुछ समुदाय हैं, भोटिया है, शेरपा है, किन्नौरी समुदाय के लोग भी यहाँ पर चरवाहे हैं। तो ये जो लोग हैं मौसमी बदलाव के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, और चरगाहों का जो है बहुत बेहतरी से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब एक चरागाह की हरियाली क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और वहाँ इस्तेमाल के काबिल घास नहीं रहती है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो चारागाह की जो स्थिति होती है उसको क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं दूसरे स्थान पर, और तब तक जो स्थान वो छोड़ के जाते हैं उसके अंदर हरी घास लौट आती है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो बात की थी हमने पर्वतों पे रहने, जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में जानेंगे? पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में रहने वालों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पठारों के ऊपर जो चरवाहे रहते हैं, मैदानों में जो रहते हैं, और रेगिस्तान में जो रहते हैं। क्योंकि जो चरवाहे होते हैं वो केवल पहाड़ों में ही नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदानी जो हमारा क्षेत्र है महाराष्ट्र की। वहाँ एक समुदाय है धंगर। ये पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे जम्मू कश्मीर में तो कौन सा समुदाय था चरवाहा? गुज्जर बकरवाल। और महाराष्ट्र में कौन सा है? धंगर। तो यहाँ हम बात करेंगे धंगर की। तो अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो धंगर समुदाय की जो जनसंख्या थी वो लगभग 4,67,000 के आसपास थी। ये देखिए आप। और इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो गडरिये थे या क्या थे? चरवाहे थे। ये लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, इसके साथ साथ में ये भैंस पालते थे। अब यहाँ पर देखिए आप, जो ये धंगर लोग हैं ये बरसात के दिनों में जब बारिश का मौसम शुरू होता था तो ये कहाँ चले जाते थे? मध्य जो पठार है वहाँ चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? क्योंकि वहाँ पर बारिश क्या होती थी? कम होती थी। बारिश कम होती थी और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, तो यहाँ पर खेती बहुत कम की जाती थी। बाकी का जो क्षेत्र था उपजाऊ था, वहाँ पर लोग खेती करते थे। तो चरवाहे की जो भूमि होती थी उसके ऊपर खेती करना शुरू कर दिया जाता था, तो वहाँ पर पशु नहीं चरा सकते थे। अब वो इस शुष्क क्षेत्र में आकर के अपनी जो है पशुओं को जीवन यापन बहुत आसानी से करवा सकते थे। तो आप यहाँ देखेंगे
यहाँ पर जो चरवाहों में परिवर्तन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वर्षा की वजह से। जबकि पहाड़ों में हमने देखा तो किसकी वजह से हो रहा था? सर्दी और ग्रीष्म ऋतु की वजह से। तो यहाँ केवल जो शुष्क क्षेत्र होता है, इन पठारों के अंदर केवल बाजरे जैसी ही फसल होती है। जबकि मॉनसून के अंदर जो ये पट्टी होती है वो धंगर जानवरों के लिए क्या बन जाएगी? एक विशाल चारागाह, क्योंकि बाकी और कहीं भी उन्हें पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं मिल पाती। जैसे ही अक्टूबर के आसपास धंगर लोग बाजरे की कटाई कर लेते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? चारागाह की तलाश में मैदानों की ओर लौटना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। और करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे रेवड़ों के साथ कहाँ जाएंगे? कोंकण का जो इलाका है हमारा, पश्चिमी जो हमारा घाट है, वहाँ पर कोंकण तट है जो गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम भी करता है। तो कोंकण जो है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, और जब फसल कट जाती है तो फसलों के ठूठ होते हैं वहाँ पर। क्या होते हैं? ठूठ होते हैं। उन ठूठों को या इनके पशु क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। और जब वो इन ठूठों को खाते हैं तो वहाँ पर जो मल और मूत्र किया जाता है उससे क्या हो जाता है? जो इस क्षेत्र के जो मैदान है उनको गोबर की खाद मिल जाती है, देखिए आप। और कोंकणी किसान इन धंगरों को क्या देते हैं? बदले में चावल भी देते हैं। और जब ये वापस पठारों की तरफ लौटते हैं तो उन क्षेत्र के लिए ये जो अन्न होता है वो क्या है? नया होता है, क्योंकि वहाँ ये अनाज नहीं होता है। और जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है तो धंगर क्या करेंगे? कोंकण और तटीय इलाके छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे? सूखे मौसम की तरफ, पठारों की तरफ। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो भेड़ होती है उसकी एक सबसे बड़ी कमी होती है, वो जो ठंडा जो क्षेत्र होता है या जो बारिश का जो मौसम होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। गीले मौसम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसी प्रकार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी जो सूखे पठार है वो घास और पत्थरों से अटे होते हैं, और यहीं पर गडरिया जो लोग होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद 2-3 नए शब्द हैं हमारे पास। रबी। रबी की फसलें जाड़ों में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में, और कब काट ली जाती है? मार्च और अप्रैल में। खरीफ की जो फसल है वो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट लेती। उसके बाद में ठूंठ जो होते हैं, पेड़ पौधों की जब कटाई करते हैं हम ज़मीन के ऊपर तो उसके नीचे का जो भाग ज़मीन में दबा रह जाता है उसको क्या कहते हैं? ठूंठ कहते हैं। तो अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ एक समुदाय रहता है जिसका नाम क्या है? गोला। कई बार आ जाता है ये प्रश्न, कर्नाटक में कौन सा रहता है समुदाय? गोला समुदाय के लोग रहते हैं। और ये दो और भी महत्वपूर्ण जो है समुदाय हैं यहाँ पर, कई बार नाम आ जाता है, पूछ लिया जाता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। कुरुमा और कुरुबा। कुरुमा और कुरुबा। गोला के अलावा ये लोग भी क्या करते हैं? भेड़ बकरियां पालते हैं और उनसे जो ऊन निकलती है उससे कंबल बुनते हैं। इसके अलावा इनके जंगलों के आसपास छोटे छोटे क्या होते हैं? खेत होते हैं, और ये अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ खेती भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं, या फिर कुछ और धंधे भी कर लेते हैं, जैसे कि कंबल बुन लेते हैं, या कुछ व्यापारिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। माल ढोने का काम भी ये लोग कर लेते हैं। इन लोगों की ज़िंदगी भी जो है वो बरसात और सूखे मौसम, ये देखिए, बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से क्या है? जगह बदलती है। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैसे बदलती थी? सर्दी और ग्रीष्म ऋतु से। इसके अलावा क्योंकि मानसून का जो दिन होता है तो तटीय मैदानों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर दलदली ज़मीन हो जाती है। वो सिर्फ किसको रास आती है? भैंसों को रास आती है, और किसी को नहीं आती, तो इसलिए उन्हें अपने पशु ले जाने पड़ते हैं। इसके अलावा चरवाहों का एक जाना पहचाना नाम क्या है? बंजारा भी है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? पंजाब में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर भी रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ राजस्थान की। राजस्थान के अंदर जो समुदाय है उसका नाम है राइका। यहाँ ऊँट बहुत पाला जाता है। इसके अलावा भेड़ और बकरियों को भी पाला जाता है। और हम सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर सबसे कम बारिश होती है पूरे भारत के अंदर। थार का मरुस्थल है, उसमें 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की जो है वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी फसल नहीं होती है। तो यहाँ के लोग सिर्फ किससे अपना जीवन यापन करते हैं? चरवाहे से। जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये नाम है देखिए ज़िलों के।
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अंदर इस समुदाय के लोग रहते हैं। और इनको अक्टूबर तक आते आते सिर्फ क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश होती है तो इन सूखे क्षेत्रों के अंदर उनको क्या मिल जाती है, घास मिल जाती है। लेकिन जो सर्दी का मौसम शुरू होता है तो इनके चारागाह सूख जाते हैं और इनको दूसरी जगह चारागाहों की तलाश में लौटना पड़ता है। तो ये जो रायका होता है ये ऊँट पालता है और भेड़ बकरियों को पालते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो समुदायों की जो ज़िंदगी है उनके ऊपर अगर हम सोच विचार करें तो ये बहुत कुछ सोचने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना बड़ा झुंड है, ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई दे रहे हैं, ऊँट। और ये ऊँटों का मेला लगा हुआ है यहाँ पर जो चरवाहे हैं वो अपने ऊँटों को, जो स्थानीय जो लोग हैं जो खेती करते हैं वो यहाँ पर आकर के ऊँटों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो काफ़ी दिन तक ये यहाँ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ उनको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। और ये न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनते हैं बल्कि ये देखते भी हैं क्या उन इलाकों से जाने की छूट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वहाँ पर फसलें हैं तो फसलों के बीच से जो है ये लोग अपने पशुओं को नहीं ले जा सकते, और कई बार जब ले जाते हैं तो इन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए इनको वहाँ के किसानों से संबंध क्या बनाने पड़ते हैं, अच्छे बनाने पड़ते हैं, ताकि इनके जानवर उन खेतों के अंदर क्या चर सके, घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। तो ये खेती, व्यापार और चरवाई सारे ही काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन लोगों के जीवन में औपनिवेशिक जब शासनकाल आया तो कैसे परिवर्तन आया, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।